प्यारे मित्रों, वंदे मातरम। अपने 10वीं क्लास का पेपर कर रहे थे, इसमें से अपने पहला और दूसरा सवाल कर लिया था जो कि खंड ए में आता है। आज हम खंड 3 स्टार्ट करते हैं और उसको एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बेटा जी, खंड ब में सेक्शन बी में परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार कीजिए। वैसे तो ये प्रश्नावली आपके कट गई है, एक पॉइंट लगभग ये 1 या 2 या 3 इसमें से थी, पिछली किताब में थी, ये कट गई है। फिर भी चलो आपको करवा देते हैं। अब देखो आपको दिया हुआ है 13/125, है ना। तो अपने को क्या करना होता है कि भाग लगाना होता है 125 का 13 में। अब सबसे पहले भाग जाएगा नहीं तो जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आएगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो उतार सकते हैं। 125 एकम 125, ठीक है ना। घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया हुआ है तो जीरो उतार सकता हूँ मैं। फिर काम नहीं चला अपना, तो फिर क्या हुआ, भाग टूट गया ना। भाग टूट गया तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा वापस। तो फिर एक जीरो और उतारा, 25 चौके 125 चौके 500 होता है, क्योंकि 125 का पाड़ा पड़ेंगे 4 बार, पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब 0.104 ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए ये वीडियो आप साथ साथ में देखते रहिए, वरना क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आप देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। और साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सेंड किया करो, ये सब्सक्राइब करवाया करो और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। आपके बहुत फ़ायदा होगा इससे। ऐसे ही प्रश्न आने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक, मान, मूल, हल, मैंने बताया था ना, चारों समान ही होते हैं, एक ही बात होती है। अब ये बहुपद दिया हुआ है x² माइनस x फिर माइनस 6, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको हल करते हैं। अपने बराबर जीरो लिख लिया मैंने, यानी x के मान ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब होता है इंग्लिश में जीरोज, शून्यांक या जीरो, यानी क्या चीज़ रखूँ यहाँ पे x की जगह तो क्या जीरो आ जाए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। एक गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 6 आ जाए माइनस के, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आ जाए। तो हम जानते हैं कि एक तो 3 होती है संख्या, एक होती है 2, दोनों को अगर अपने जोड़ें तो एक माइनस का 3 ले लो, एक प्लस का 2x ले लो। इन दोनों को आपने जोड़ें तो माइनस का x बचेगा, दोनों को गुणा करें तो माइनस का 6x बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से सेम कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आएगा, अंदर सेम बचेगा मतलब, तो ब्रैकेट सेम बन गया। ब्रैकेट फिर कॉमन आ गया, इसके पास बचा x, इसके पास बचा 2, दोनों ब्रैकेटों को अपने अलग अलग जीरो के बराबर रखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, x प्लस 2 बराबर जीरो। हो सकता है कि ये जीरो, हो सकता है ये जीरो। x का मान 3 आ गया, एक x का मान आ गया -2, यानी इसके 2 शून्य होंगे। क्या मैंने बताया पिछले सवाल में कि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्य होते हैं, तो इसके 2 हल हो जाएंगे। x का मान 3 और x का मान -2, इन दोनों पे इस समीकरण का मान 0 होता है। वापस पुट करके देख लो, चाहे आप चाहो उत्तर की जांच करना चाहो तो x की जगह एक बार 3 रख के देख लो तो भी उत्तर 0 आएगा, एक बार -2 रख के देख लो तो भी उत्तर 0 आएगा। इसलिए इसके 2 उत्तर हो जाएंगे। एक उत्तर तो हो जाएगा, एक शून्य हो गया, x बराबर 3, एक हो गया -2। ये भी प्रश्न अपना कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्न पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस में नहीं माइनस में 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। जब भी आपको प्रकृति नाम दिख गए ना, मूलों की प्रकृति, तो अपने को याद आना चाहिए डी का मान याद करना है। डी यानी विविक्त कर, याद है क्या, डी विविक्त कर, बी की स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करो इसका डी बी की स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। अपने को पता होता है x² का जो गुणांक होता है ना वो a होता है, और x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c, ठीक है ना। तो मेरे को पता चल गया कि a अपना 4 है, b अपना -12 है और c अपना -9 है, ठीक है ना। तो अपने को चेक करते हैं प्रकृति का नाम जब भी आए मूलों की प्रकृति,
तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। बी की स्क्वायर, बी के मान रख दिया मैंने माइनस का 12 की होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना देखो 4, सी का मान कितना है देखो माइनस का 9। चेक करो 12 की स्क्वायर 144 होता है, 4 जो को 16, 16 नहीं में 144, डी में 144 में 144 के 0, डी का मान 0। तो मैंने बताया ना कि डी 0 हो इसका मतलब मूल क्या होंगे समान। याद है क्या कंडीशन, मूल समान होंगे। अब ये सिर्फ प्रकृति का पूछ रहा है इसलिए मूल समान होंगे। अब अपने को पूछे ना कि मूल कौन कौन से होंगे समान, मूलों का मान ज्ञात करो, तो अपने मान भी ज्ञात कर सकते हैं। याद है ना आपको श्रीधर आचार्य विधि, वो क्या होती है एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में होता है, तो उसका मान डी रख दिया मैंने ये अपॉन 2a। पता है आपने डी 0 हो गया तो माइनस बी बटा 2a है ना, वही उत्तर होगा। प्लस माइनस 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का बी रख दो, माइनस का बी के अंदर माइनस का 12 अपॉन 2, ए का मान कितना देखो 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 12 अपॉन 8, एक्स का मान आ गया 12 अपॉन 8 यानी काटो तो 6 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 2, एक्स का मान आ गया 3 बटा 2, 3 बटा 2 या फिर 1.5 भी कह सकते हो। यानी आपको मूल पूछे तो दोनों मूल हो जाएंगे 1.5 के, या ऐसे कह सकते हो 3 बटा 2 3 बटा 2 के। मूलों की प्रकृति पूछे तो इतना उत्तर हो जाएगा, मूल प्रकृति में समान हो गए। याद है ना वो कंडीशन, मैंने 3 कंडीशन बताई थी, डी बड़ा हो 0 से, डी बराबर हो 0 के और डी छोटा हो 0 के। इसमें मूल समान होते हैं, इसमें मूल वास्तविक होते हैं, इसमें मूल काल्पनिक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, आ सकता है इस पर सवाल जरूर आएगा। चलिए तो द्विघात समीकरण वाला प्रश्न कर लिया आपने, छठा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसको आपको बताया ना मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु को सूत्र क्या लिखा है वो लगा दो, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, तो अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। चलिए करते हैं। 0,0 दिया हुआ है, दूसरा बिंदु दिया हुआ है, मान लो ये बिंदु ए है, मान लो बी बिंदु को कौन सा दिया हुआ है 5,-3, ये कोई रेखा है इस पे, सॉरी ये ठीक है ना, ये बी हो गया। अब मान लो ये सी है, ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब इसकी दूरी क्या है, दोनों बिंदु से समान है। इसको मैंने मान लिया x, y, पता नहीं है मेरे को क्या है, तो मैंने मध्य बिंदु का सूत्र लिखा है ना, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x का मान होता है x1 + x2 बटा 2, y का मान क्या होता है y1 + y2 बटा 2, जिसमें पहले वाला x1 दूसरा y1, x2 y2, यानी 1 1 दोनों आएंगे यहाँ पे पहले वाले में, x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2, मान रख दो इसमें। बिंदु क्या आ गया अपना x बराबर x1 यानी 0 प्लस x2 क्या है बताओ, ये नहीं है ये बड़ा 5 बटा 2, y का मान कितना आएगा y1 यानी 0 और y2 का मान कितना है -3 बटा 2, 5 बटा 2 x का मान आ गया, y का मान आ गया देखो -3 बटा 2। तो बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, y, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। बिंदु आ गया 5 बटा 2, 3 बटा 2। भुज कौन सा है, पहले वाला होता है, और कोटि कौन सी होती है, वाई वाली होती है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण यानी 49 समझ में आ गया क्या आपके, क्या कौन सा कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए आपने कर लिया होगा, अब बोर्ड पे करते हैं इसको। चलिए इसको करते हैं, अपने चित्र बनाना सीखना है। पहले मान लो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है h, ठीक है ना, ये धरातल मान लो एकदम सीधा, चित्र में तो नहीं बन रहा, बाकी धरातल होता सीधा ही है, मानते सीधा ही है वो से ना, ठीक है ना। ये कोण दे रखा है इसने पहले कितना 60 डिग्री, यहाँ पे सूर्य तप रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये होगा इस बिंदु के लिए। ये मीनार की ऊंचाई पूरी अच्छा है, ठीक है ना। ये बिंदु मान लो ए है, ये बिंदु मान लो बी है, ये बिंदु मान लो सी है। अब ये कह रहा है जब ये छाया थोड़ी बढ़ जाती है ना, तब ये कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, और बढ़ती कितनी है छाया की लंबाई, ये मान लो डी बिंदु है, छाया की लंबाई कह रहा है 40 मीटर बढ़ जाती है। तो ये अपने पास नहीं है तो ये मान लो, अपना तो एक ही काम है मानना,
ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया आपको, ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कर्ण होंगे। कर्ण का मतलब ही नहीं है, अपने नवीं प्रश्नावली जो है उसके अंदर हमेशा टेन लगेगा। तो पहले टेन कहाँ लगाओगे, टेन इसमें लगा दो, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री है 60 डिग्री, बराबर में क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है h अपॉन आधार कितना है x, इतना इतना। इस त्रिभुज की बात करूंगा तो आधार सिर्फ इतना ही लेना है, ठीक है ना। टेन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा बराबर है h बटा x, तिरछा गुणा किया मैंने तो h का मान कितना आ गया अंडर रूट 3 x। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब त्रिभुज कौन सा लूंगा मैं, त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, ए डी सी ले लो, ए डी सी, ठीक है ना। इसके अंदर वापस टेन लगाओ, टेन कितना डिग्री लगाऊं, क्योंकि कौन 30 डिग्री है, लंब बटा आधार। अब की बार लंब कितना है इसके सामने वाला, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो h इसका लंब है ये बड़ा, ठीक है ना। आधार कितना है, आधार पूरा हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज पूरा बड़ा है, इसलिए 40 प्लस में x ये आधार हो गया, ठीक है ना। 33 का मान रख दो, इस तरफ कर रहा हूँ। 33 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में h अपॉन 40 प्लस x, वज्र गुणा कर दो यानी तिरछा गुणा, अंश का हर से इस अंश का हर से, अंडर रूट 3h बराबर में 40 प्लस x, ठीक है ना। अब क्या करना है, h का मान समीकरण 1 से यहाँ पे रख दो, चाहे x का मान रख दो। अपने को क्या चाहिए, ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई चाहिए ना, तो किसका मान रखोगे x का मान रखोगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, देखो क्यों रखा मैंने x का मान, h का क्यों नहीं रखा, क्योंकि h के अंदर अपना मान चाहिए। तो यहीं से देख लो आप दोबारा, x का मान क्या होगा, ये बटा में आ जाएगा, h/√3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये मान यहाँ पे रख रहा हूँ अंडर रूट 3। h अपने को चाहिए ना तो उसको बचा के रखना है, बाकी को काटना है, प्लस में h/√3 है ना। ये h वाले साइड एक तरफ कर देते हैं पक्षांतरण, h/√3 बटा 1 बराबर 40। लघुत्तम लेते हैं अंडर रूट 3 और 1 का अंडर रूट 3 का 1 में भाग दिया, अंडर रूट 3 से गुणा हुआ था 3 माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 भाग दिया एक बार, 1 का h से गुणा h बराबर 40 बटा 1। यहाँ पे कितना बच गया 2h अपॉन √3 बराबर 40, क्या रह गया तिरछा गुणा कर देंगे वापस, 2h का मान आ गया अपना 40√3, ठीक है ना। तो h का मान कितना आएगा 40/2√3, 40/2 कितना होता है 20√3, अच्छी तो पूछा था आपने से 20√3 मीटर आंसर। तो अगर ये अपने h पूछे तो उत्तर आ जाएगा 20√3, अगर ये अपने से क्या पूछे x पूछे तो √3 का भाग लगा दो, x पूछे यानी x का मान 20 आ जाता अगर x पूछता तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। h का मान कितना है अपना 20√3 मीटर आंसर। ये लो जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 6 सेमी भुजा वाले माप वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। रचना वाली प्रश्नावली है 11वीं, जो पिछली बार थी, अब की बार अपने सिलेबस में 30% सिलेबस करने के कारण वो काट दी गई है, फिर भी चलो आपको करवा देते हैं। ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, तो 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की 2 भुजाएं बनाना, आप कोण को कुछ ही रखना चाहिए, 2 भुजाएं 6 होगी तो तीसरी भुजा अपने आप आ जाएगी, इसको मिला देना, ठीक है ना, मिला देना, कोई भी भुजा हो मतलब नहीं है अपने को। ये कह रहा है अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं संगत त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुणी हो, तो 6 की 2/3 गुणी कितनी होती है, काट लो, 3 2 6, 2 पर कटा, 2 2 4। एक दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, वो क्या होगा 4 भुजाओं वाला होगा, जिसकी 2 भुजाएं 4 होगी, तीसरी भुजा इन दोनों सिरों को मिला दो वो हो जाएगी। बस ये इतना था, बाकी रचना करना है वो प्रकार पेंसिल से, वो आपको ही करना है, और अपने कटी हुई है इस बार प्रश्नावली, इसलिए अपने को नहीं करना है, फिर भी मैंने बता दिया। आगे वाला प्रश्न देखिए 10 नंबर, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, आपको स्केल लेना है, केंद्र बिंदु बनाना है, केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर भुजा नापनी है, और वो नापने के बाद में प्रकार लेना है, प्रकार की पिन यहाँ रखनी है, पेंसिल की निब यहाँ रखनी है, और घुमा देना है, वृत्त बनेगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है ना। तो ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, ये भी 4 होगा 8 हो जाएगा ना।
अब अपने को क्या करना है, दो स्पर्शरेखा खींचनी है, दो जो दोनों के समांतर हो। तो आपको यहाँ से लंबवत एक स्पर्शरेखा खींचनी है, यहाँ से स्केल से मिला देना है पूरा लंबवत 90 डिग्री का होना चाहिए। इसी प्रकार ये यहाँ से मिला देना है 90 डिग्री का। ये दोनों स्पर्शरेखाएं है ना, ये स्पर्श बिंदु है दोनों, जो वर्त को स्पर्श कर रहे हैं और दोनों समांतर भी है, और ये हो जाएगा व्यास और ये 90 डिग्री का। इतना ही था। 9वें 10वें प्रश्न में आपको खुद है ना, ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो ऐसे 2 नंबर है ना फ्री में नहीं देगा वो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। उत्पत्ति रचना हमने सबसे पहले 2-4 सेंटीमीटर त्रिज्या खींची, फिर बिंदु केंद्र बिंदु ओ है प्रकार से मतलब वर्त बनाया, फिर हमने 2 रेखाएं ए और बिंदु पर खींची, वो दोनों स्पर्श रेखाएं होगी, दोनों समांतर होगी। इस प्रकार लिखने के नंबर है इनमें ना, ये रचना वगैरह। आगे चलते हैं अपने। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये भी अपना कट गया है इस बार, फिर भी चलो करवा देते हैं। 11 नंबर दिया हुआ है, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल है ना वो दोनों बराबर है। मान लो आप त्रिभुज ए बी सी मान लिया एक, तो एक मान लिया डी ई एफ, ठीक है ना। तो आपके एक प्रमेय थी वो कट गई है, वो ऐसे थी। पिछले बार एक छोटा सवाल भी आया वो इस पे कि अगर 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर समान हो, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल, उनका अनुपात है ना, इनकी जो भुजाएं है ना, संगत भुजाएं फर्स्ट की भुजाएं और सेकंड की भुजा की वर्ग के बराबर होता है। एक प्रमेय थी ये, पिछली बार वो कट गई है। अब ये कह रहा है आपको इसका क्षेत्रफल जो इसके बराबर है, एरिया इस दोनों के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ इनकी भुजाओं का वर्ग समान होगा दोनों का। मतलब ऐसे कह सकता हूँ ना, इसकी एसी है तो इसकी क्या होगी डी एफ, इसका वर्ग बराबर इसकी बीसी है तो इसकी ई एफ, इसका वर्ग, ठीक है ना। और इसकी ए बी है भुजा, तो इसकी डी ई है, इसका वर्ग क्या होगा बराबर। तीनों से वर्ग घटा दूँ मैं तो तीनों भुजाएं क्या होगी अनुपात में समान आ गई। बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए बी अपॉन डी ई, ठीक है ना। वर्गमूल करने पर अब ये भुजाएं बराबर आ गई, तो ये तीनों भुजाओं में संगत भुजाएं का अनुपात बराबर हो गया। तो एस 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 नियम लगा सकता हूँ ना मैं। एस 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 नियम क्या कहता है, अगर तीनों भुजाएं अनुपात समान हो तो तीनों कोण भी क्या होंगे, संगत कोण भी, इन दोनों के बीच में कोण भी समान होंगे। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये 3 वाला इसके बराबर होगा। तो क्या होगा, त्रिभुज फर्स्ट सर्वांग सम होगा त्रिभुज सेकंड के। यही तो है सर्वांग समता और समरूपता में मैंने अलग अलग नियम बताए हैं। देखो मैंने सर्वांग समता के 5 नियम बताए हैं, याद है क्या आपको। हालांकि सर्वांग समता आपकी है नहीं, 9वीं क्लास में आती है, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर्वांग समता के 5 नियम क्या होते हैं, एस 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 ए एस आर एच एस। 4 नंबर कौन सा होता है, ए एस ए, और एक और बच गया कौन सा, ए एस, ठीक है ना। ऐसे ही समरूपता में 4 नियम होते हैं। समरूपता में 4 नियम सेम, ये नियम एस एस एस, और एक 3 कोण वाला, एक 2 कोण वाला, और एक एस ए एस सास वाला। ये 2 नियम सेम होते हैं, ये वाला और ये वाला सेम होता है इन दोनों में। तो अपने को क्या करना था, सर्वांग सम, तो अपने ये दोनों में सेम है, ये नियम लगा दिया, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज 1 सर्वांग सम, त्रिभुज 2 सर्वांग सम के लिए चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। समरूपता के लिए चिन्ह कौन सा होता है, सिर्फ ये होता है ओनली, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम। चलो ठीक है, आगे सवाल नंबर 12। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र बताया हुआ मेरा, फिर भी चलो करते हैं बोर्ड पे। ये एक वर्त है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगी, ठीक है ना। 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्याओं से घेरा क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड। ये सारा त्रिज्याखंड है, ठीक है ना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड। ये जब नाम ना दे कि लघु त्रिज्याखंड ज्ञात करना है या वृत्त त्रिज्याखंड, तो क्या निकालते हैं अपने, लघु त्रिज्याखंड निकालते हैं ना। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा
360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, जहाँ पे आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री सॉरी, तो रख दो 60/360 इंटू पाई का मान 22/7। जब तक ये ना कहे 22/7 ही रहना है, 3.14 होता है तो 3.14 ले लेते, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 कटेगा, 6 6 36, 6 बार 22 इंटू 7 कट रहा है ना, ये 3 2 6 11 2 22, 11/77 अब चाहो तो इसको भाग दो, वरना टाइम नहीं है तो छोड़ दो, सही 77/3 क्षेत्रफल है हमेशा, तो किस में आएगा सेमी स्क्वायर में। ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का उत्तर। अतः इसका उत्तर क्या होगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।